जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीएस सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जा रही है, पूरा विधिवत तरीके से एकदम। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले दोस्तों। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें, ठीक है। अभी तो आपका मॉडल पेपर चल रहा है, फिर जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा नज़दीक, जैसे मान लीजिए नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक रहता है 2-4 दिन, तो आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी दिए जाते हैं और जल्द ही आपके क्वेश्चन पेपर भी अपलोड होने लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जब भी जियोग्राफी के क्लासेस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, ठीक है। चलें, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल, ठीक है। पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरणीय आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, ये न्यू बैच है, आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024 के लिए, एग्ज़ाम 2025 के लिए, और जो ये क्लास है 2026-2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। चले आगे बात करते हैं इसमें। तो ये मॉडल पेपर 2 है, क्लास 2 है। इसके पहले और भी आपके मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला लिंक प्लेलिस्ट का है। इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा करके आप सारे क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चले, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो इन बच्चों का जो पेपर कोड है GEO 201 है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलें, जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस ये आपके नोट्स मिला करके होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में आपके 60, 61, 62 यही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो नोट्स को मिला करके आपके 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक मॉडल पेपर में, ठीक है। चले, अब बात करें कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम कहाँ कहाँ होंगे, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, मासूमबारी यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। और जैसे हो गया आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, यहाँ पर तो हमेशा आपके लिखित होते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, लगभग आपके 60% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होंगे, ठीक है। चलें, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर देखना चाहते हो तो सिलेबस भी देख लीजिएगा, ठीक है। चले, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो देखें, इसमें जो वनस्पति है ये आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक है, ठीक है। मृदा, जल और वायु ये पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। अभी मैंने बताया है जल क्या है, आपका जल, वायु और मिट्टी ये सब क्या है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के भौतिक घटक है बाबू, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 2 का। चले अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। चले, प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है, जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए आप सभी लोग, क्या कहलाता है भैया। बिल्कुल, देखें, जो जीव हैं और पर्यावरण है, ठीक है, जीव और पर्यावरण है, इनके पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग टांसले ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का। अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये जो की पॉइंट है इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कैसे बनेंगे, देखें, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सबसे पहले अंग्रेज वनस्पति शास्त्री एजी टेंसले ने साल 1935 में गढ़ा था, ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। उन्होंने साल 1937 में प्रोफेसर WH पीसल के तहत
पारिस्थितिकी में पीएचडी हासिल की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग ये सभी अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप लोग ज्वाइन रहिएगा, क्योंकि आपके कॉलेज से संबंधित जितने अपडेट रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो भी अपडेट रहता है टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। ये सारे नोट्स और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में क्लास के नीचे, जहां आपको क्लास भेजी जाएगी उसके ठीक नीचे पीडीएफ रहता है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका रिवीजन भी होता रहेगा और ये सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, चलें। इसमें 5वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो कवक को हमेशा अपघटक या फिर अपघटनकर्ता के समूह में रखा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अब यहाँ की पॉइंट दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। वन पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को अपघटक के समूह में रखा जाता है या फिर अपघटनकर्ता के समूह में रखा जाता है, दोनों एक ही है। ठीक है, चले देखें। अपघटक मृत पौधों और जानवरों के पदार्थों को खाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कवक के अलावा बैक्टीरिया भी क्या है, अपघटक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें, अब आगे देखिए, इसमें पूछा जाता है, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों की मदद करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF बनाया गया है। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF जो है साल 2010 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी UNFCCC ने बनाया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण कोष है। ठीक है, चलें। 7वां प्रश्न आपका पूछा गया है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है। तो जब आप वनों को नष्ट करेंगे तो मृदा अपरदन होगी, मट्टी बह जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमाने का चक्रण है। तो अजैविक यानी निर्जीव अवयव। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 9वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र जैवमंडल है। जैवमंडल में आपके स्थलमंडल, वायुमंडल भी आ जाते हैं। ठीक है, देखें, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र जैवमंडल है। जैवमंडल को बायोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है बायोस्फीयर किसे कहा जाता है, जैवमंडल को कहा जाता है। ठीक है, चलें, यह मिट्टी, सेल, जल और वायु की पतली परत है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारितंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। स्थलीय पारितंत्र पर सबसे कम प्रभाव हवा का पड़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, आरण्य किसे कहते हैं। बताइए, आरण्य किसे कहते हैं। पवित्र वन को आरण्य कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे भैया इसे, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट या फिर लवण मृदोद्भिद कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी इसे क्यों लिखे हैं ब्रैकेट में, देखिए आपके जब एग्जाम होता है तो ऑप्शन में क्या होता है, या तो हेलोफाइट लिख करके देगा या तो आपका लवण मृदोद्भिद लिख करके देता है ऑप्शन में। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत ना हो। ठीक है, चले। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है। तो नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। विश्व जैव विविधता संरक्षण से नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट देखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से और आपको मिलेगा, जैसे देखिए, विश्व जैव विविधता संरक्षण से नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। मतलब समझ में आया। देखिए, यदि आपके ऑप्शन में नगोया प्रोटोकॉल नहीं देता है तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल लिख करके आपके ऑप्शन में देगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिख के देता है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें।
प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो 17% भूमि का लक्ष्य रखा गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? यानी भारत की जो संकटग्रस्त पादप जाति, यानी पादप यानी पेड़ पौधे, ठीक है, पादप यानी आप समझ जाइएगा पेड़ पौधे। तो ऐसा कौन सा पेड़ पौधा है जो भारत में खत्म होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है? तो ये सारे चंदन के पेड़ हैं बाबू, ठीक है। जैसे पुष्पा आपकी मूवी आई थी ना, पुष्पा ऐसे करके कोई मूवी थी, तो उसमें आपके चंदन के वृक्ष को काटा जाता है, तो वही है, ठीक है। ये आपके खत्म होने के कगार पर है भारत में। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसकी काला बाजारी भी बहुत होती है। चलें, 16 नंबर प्रश्न है आपका, पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो इसे शोला वन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को शोला वन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जंतुओं, ठीक है, जंतुओं में बहुत सारे शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे चीज़ों, ठीक है, सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट में, अरावली पर्वतों में, पश्चिमी हिमालय में, या फिर पश्चिमी घाट में? तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है। वनस्पति और जंतुओं के बीच में सर्वाधिक विविधता, ठीक है, पश्चिमी घाट में। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। अब यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, आपके डाउट भी क्लियर होते हैं की पॉइंट से। देखें, भारत में वनस्पति और जंतुओं की सबसे ज़्यादा विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है सर जी। पश्चिमी घाट में 5000 से ज़्यादा तरह के फूल वाले पौधे, 139 स्तनधारी, 508 पक्षी और 179 उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब समझ में आया, 5000 से ज़्यादा तरह के फूल वाले पौधे हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट में। 139 स्तनधारी यानी बच्चे पैदा करके जो दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। मनुष्य भी स्तनधारी आते हैं, मनुष्य भी, ठीक है। अच्छा, 508 तरह के पक्षी हैं, 179 उभयचर प्रजातियां हैं। सर जी, उभयचर क्या है? जो जल और स्थल दोनों जगह रहता है उसे उभयचर प्राणी कहते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग का संभाव्य परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है। अच्छा सर जी, ग्लोबल वार्मिंग से तो पराबैंगनी हानिकारक किरणें निकलती हैं, तो समुद्र का स्तर क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है बाबू, क्योंकि देखिए, जब आपका हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती पर आएंगी तो क्या होता है, चट्टानें होती हैं जो बर्फ़ की, वो पिघलती हैं, इसके कारण समुद्र के जल में वृद्धि होती है, ठीक है। फसल प्रतिरूप में बदलाव होता है, बिल्कुल होगा। तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 है आपका, हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण है। क्या प्रमुख कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, वनों की कटाई से आमतौर पर घटती है, क्या घटती है? तो जब वनों की कटाई, देखें प्रेजेंट टाइम में बारिश क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमारे देश में पेड़ पौधों की बहुत कमी है, ठीक है। सड़कें बनाई जा रही हैं पेड़ काट काट के, जंगल कई तरह से साफ किए जा रहे हैं खनिज निकालने के लिए, तो क्या होगा, वर्षा की कमी हो जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, पेड़ पौधे काटने से जो हीट वेव अभी आया था ना, हीट वेव के कारण देखिएगा भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो भी धीरे धीरे नीचे जाएगी, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ज़्यादा डीपली आप लोग तो नहीं पढ़ते होंगे, बाकी मैं जो भी है आपको बताता रहूँगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए, 21 नंबर प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जब कवक रहेंगे तो ये अपघटक श्रेणी में आते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कवक क्या है, अपघटनकर्ता की श्रेणी में आता है या फिर अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 22 है, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी जो पिरामिड होते हैं यह हमेशा दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? देखें, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 तरह के होते हैं। पहला है संख्याओं का पिरामिड, दूसरा है
बायोमास का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, चलें 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? बताइए। आनुवांशिक विविधता के, जातिगत विविधता के, भौगोलिक विविधता के या फिर पारिस्थितिकी विविधता के? किसका? धान की जो फसल है आपके गांव में होता होगा, हालांकि ये गांव में ही बोया जाता है। तो गांव में जो धान बोया जाता है, ठीक है, चावल की खेती होती है, वह किस प्रकार की किस्मों का उदाहरण है? तो ये आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। संभा चावल है, मोटा है, पतला चावल है, ये क्या है? ये आनुवांशिक विविधता है। अच्छा, अभी आपका डाउट क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखें, धान की अलग अलग किस्में आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भारत में धान करीब 50,000 किस्में हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया। हमारे देश भारत में 50,000 तरह के चावल पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों को नहीं मालूम था, तो आप लोग जान लीजिए 50,000 तरह के चावल आपके देश में हैं, हमारे देश भारत में। ठीक है, चलें, बहुत सारे ऐसे चावलों के नाम होंगे जिन्हें आप खुद जानते होंगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जातिगत विविधता जो है साथियों, ये विषुवतरेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, ध्रुवीय प्रदेशों में जैव विविधता कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि देखिए, ध्रुवीय प्रदेशों में आपके वहाँ हमेशा बर्फ रहता है। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, इसी वजह से जनसंख्या केवल मनुष्यों की नहीं, वहाँ जानवरों की, पेड़ पौधों की, हर चीज़ की जनसंख्या वहाँ कम है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बर्फ़ होते हैं हमेशा। ठीक है, 12 महीने 365 दिन हमेशा वहाँ बर्फ़ होते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में जैव विविधता कम पाई जाती है। 26 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जैव विविधता ठीक है सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अब यहाँ ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है, तो हमारा प्यारा देश भारत जो है जैव विविधता वाला देश है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। अच्छा, अगर आप शेयर नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा सर जी, लाइक क्यों करें हम? देखिए, लाइक करने से क्या होता है, जो यूट्यूब समझ जाता है कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो ये इस क्लास को रिकमेंड करता है, बाकी बच्चों के पास ये भेजता है। ठीक है, अपने आप। अगर शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें 28 नंबर प्रश्न है, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? स्थानीय जो जैव विविधता है इसको अल्फा जैव विविधता बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, मृदा अपरदन किसके कारण होता है? मृदा अपरदन, देखिए, तेजी से शहरीकरण हो रहा है तो भी मिट्टी का कटाव होगा, बहाव होगा, तना काटना, ठीक है, पेड़ों का, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, ये सभी कारक क्या है, मृदा अपरदन के कारण है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, पृथ्वी की कितनी भूमि वनों से आच्छादित है? तो जो पृथ्वी की 31% भूमि है ये वनों से आच्छादित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा यानी जो मिट्टी है इसके बहाव को कैसे रोका जा सकता है? तो पेड़ पौधे लगाकर। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी वनीकरण करके। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है आपका, पर्यावरण शब्द लिया गया है फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से या फिर रूसी भाषा से? पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इसमें और कुछ जान लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरन से लिया गया है। इसका मतलब क्या भैया, आसपास या घेरा हुआ। ठीक है, पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले साल 1827 में कार्लाइल ने किया था। साल 1956 में इसका इस्तेमाल उस अर्थ में किया गया था जिसे आज हम
इसके साथ जोड़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो बगल में माता जी के भजन चल रहे हैं, ठीक है, भजन वगैरह डीजे वगैरह चला रहे हैं सब, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी मैं तेज से बोलने का प्रयास करूँगा। समझ में आया? आपके एग्जाम में पूछेगा पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस सन में किया गया था? 1827 में किया गया था। पूछेगा कि पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो कार्लाइल ने किया था, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। देखें, निम्न तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? तो देखें, जो ऑक्सीजन है ये स्थल मंडल में सबसे बड़ा, ठीक है, घटक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो सलीम अली है यह आपका पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। सलीम अली ये नेशनल पार्क है एक, तो ये पक्षियों से भी संबंधित है और आपके पर्यावरण से भी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 हमारा इसमें पूछा गया है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलना या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल आपने सही दिया आंसर। देखें, ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ पिघल रहा है इसके कारण महासागरों के जो जल है इसके स्तर में वृद्धि हो रही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 37 पूछा गया है, सन 1870 में इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह अर्नेस्ट हैकेल थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1870 ईस्वी में इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति अर्नेस्ट हैकेल थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी आपको दिमाग में आएगा कि सर जी आपने यहाँ तो शुरू में कुछ और पढ़ाए हैं, तो एक बार उस प्रश्न को भी रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों में अंतर है। चलिए प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। देखें, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है ये कहाँ है, तो यह उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला है। यह रामगंगा नदी के किनारे रामनगर में स्थित है, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया साथियों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम क्या हैं? तो इसके प्रमुख परिणाम होते हैं, भयंकर हवा चलती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण, भारी वर्षा होगी और तूफान आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारक हैं वनों की कटाई, गाद और बांध का फटना। ये सभी मानव निर्मित बाढ़ के कारण है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, विश्व का कौन सा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है? बताइए, विश्व का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है? तो यह आपका परिप्रशांत मेखला है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 42 है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखें, जो यहाँ पर लिखा गया है परिप्रशांत मेखला, इसको मैंने 2 महीने पहले एक क्लास कराया था, बहुत पहले, ठीक है, 2 महीने पहले मैंने कराया था, मुझे याद है। उस क्लास में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है सारी चीज़ें, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार नहीं समझाता हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पहले क्लास को भी आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 42 है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें निहित होता है? ऊर्जा के प्रवाह में, पदार्थों के चक्रण में, या फिर दोनों में? बिल्कुल, देखें, जो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है यह ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों के चक्रण दोनों में होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो देखिए, पेड़ पौधे लगा करके, वृक्षों द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? हरेला पर्व साथियों पौधारोपण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट कौन है? लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं जो होता है ये गैसीय अपशिष्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया है साथियों, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक को मानसिक रोग पैदा करता है। तो ये क्या होता है? पीबी लेड होता है, यानी शीशा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण, शीशा के कारण, कैडमियम के कारण, या इनमें से कोई नहीं? मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। चलिए, प्रश्न नंबर 49 आपका क्या पूछा गया है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है साथियों। ए ऑप्शन आपका राइट है। पिछले क्लास में मैंने भी आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझाया था, तो पिछला वाला क्लास भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चले। प्रश्न नंबर 50 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र साथियों यह ओस्लो नॉर्वे में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा गया है, पर्यावरण में क्या शामिल है? तो पर्यावरण में सभी जीवित और निर्जीव तत्व शामिल होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा गया है, सुपरसोनिक जेट किसके पतले होने का कारण बनते हैं? तो यह O3 ओजोन परत के पतले होने के कारण बनते हैं सुपरसोनिक जेट विमान। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संचयी प्रकोप नहीं है? तो देखिए, जो शीतलहर है ये संचयी प्रकोप नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया साथियों, वैश्विक तापमान के कारण कौन से हैं? औद्योगिकरण, यानी जो इंडस्ट्रियलाइज बोलते हैं इसे, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले धुएं होते हैं इसके कारण, वनों के विनाश के कारण, और जीवाश्म ईंधन के कारण। तो इन सभी के कारण वैश्विक तापमान के ये सभी कारण हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, वैश्विक तापमान, हीट वेव। ठीक है, चलें। अभी आप लोगों का चल रहा था ना 2024 गर्मी में, 2025 में भी ऐसे ही भीषण गर्मी होगी। जितना ये होता जाएगा बहुत ही खतरनाक है ये। चले, पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 पूछा गया है, कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती है? तो यह हमेशा पैराबैंगनी किरणों के कारण होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन देखिए 1972 में हुआ था, ये तो सही है, लेकिन डेट भी आप लोग याद रखिए, 5 जून। ठीक है, कब? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। जब आप लोग आगे जाएंगे ना 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में, तब आपके उसमें डेट भी पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अभी आपका डेट नहीं देता होगा, इसमें 3rd सेमेस्टर में आपके डेट नहीं देता है, 1st, 2nd और 3rd और 4th में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करता है, डेट भी देगा और सन भी आपका पूछता है साथ में। चलें, 58 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, अफ्रीका में, या फिर ब्राज़ील में? कहाँ पर विश्व पृथ्वी सम्मेलन मनाया जाता है? तो ये न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया साथियों, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल के क्वथनांक समान है, बढ़ती है या घटती है? तो ध्यान रखेंगे, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह हमेशा बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 आपका पूछा गया है, जल प्रदूषण का कारण है।
कीटनाशकों का प्रयोग, मानव गतिविधि, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी क्या हैं, जल प्रदूषण के ये सभी कारण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस क्लास को आगे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है, वेरी वेरी रिक्वेस्ट है। एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग हमारे साथ 4th सेमेस्टर, 5th और 6th सेमेस्टर में भी जुड़े रहें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।